कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे एलिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे उसके पापों की सजा दी जा रही होती है। जैसे ही उसे फांसी पर लटकाया जाता है, एलिस वहां खड़े एक आदमी को देखती है और उसे अपने पास खींच लेती है। इसके बाद जो भी उसे मारने आता है वह उन सबको एक एक करके खत्म कर देती है। आखिर में सिर्फ उसका नेता ही बचता है जिसे एलिस चाहती तो उसी समय मार सकती थी, लेकिन वह उसे यह एहसास कराना चाहती थी कि बिना गलती के मौत की सजा मिलना कैसा होता है। इसके बाद वह उसी रस्सी को अपने गले में डाल लेती है जो कुछ देर पहले उसके गले में थी, और वह वहां से जिंदगी और मौत के बीच की हालत में चली जाती है। आज तक कोई भी उस जगह से जिंदा वापस नहीं लौटा था, लेकिन जब गुलामों ने ग्रे को वहां से जिंदा लौटते देखा तो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी कि वे भी अपने अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। कहा जाता है कि एलिस एक शापित जादूगरनी है जिस पर ऐसा श्राप है कि उसे हर किसी की इच्छा पूरी करनी पड़ती है, और अगर वह ऐसा करने में असफल रहती है तो उसे पूरी जिंदगी नरक की आग में जलना पड़ेगा। लेकिन वह केवल वही इच्छा पूरी कर सकती है जो सामने वाला खुद चाहता हो। इसी वजह से चर्च एलिस को मारना चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके गुलाम उससे अपनी आजादी न मांग ले। दूसरी ओर हमें बॉयस नाम का एक इनामी शिकारी दिखाई देता है जो अपने शिकार की तलाश में निकला होता है। थोड़ा आगे जाकर वह अपने घोड़े से उतरता है और कहता है कि यह जगह किसी को छिपने के लिए बिल्कुल सही है। अचानक एक आदमी अपनी राइफल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो मुंह वाले सांप उसे काट लेते हैं। बॉयस उन सभी को मार देता है, अपना काम खत्म करता है और अपने पालतू सांपों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत से मिलने जाती है। वह औरत उसकी बेटी थी जिसे उसने सालों पहले गोद लिया था। चूंकि एलिस एक जादूगरनी थी, इसीलिए समय का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह हमेशा जवान ही रही, लेकिन उसकी बेटी अब बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ देर बाद एक रानी अपने सैनिकों के साथ उससे मिलने आती है। ग्रे उससे पूछती है कि उसे हमारे जैसे किसी के पास आने की क्या जरूरत पड़ी। रानी मेलान जो से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए उसने सभी को बाहर जाने के लिए कह दिया। सबके जाने के बाद उसने ग्रे से कहा कि उसे रूप बदलने की शक्ति चाहिए। तब ग्रे ने उससे कहा कि उसे उसके पास अकेले नहीं आना चाहिए था, वह जो चाहे कर सकता है। वह एक शक्तिशाली राक्षस बनना चाहता था। इसके बदले में उसने ग्रे को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। ग्रे इतनी नशे में थी कि वह किसी की भी इच्छा को मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने उसकी बात मान ली और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। रानी के जाने के बाद उसकी सेना का कप्तान चुपके से ग्रे से मिलने आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम हर किसी की इच्छा पूरी कर सकती हो। मेरी भी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगी? यह कहकर उसने अपनी कीमती घड़ी ग्रे के हाथ में रख दी और बोला, मुझे नहीं पता कि रानी ने तुमसे क्या मांगा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कभी उससे उस रूप में न मिलूं जिसके लिए वह तुम्हारे पास आई है। ग्रे यह जानना चाहती थी कि उसका सबसे वफादार सैनिक अचानक गद्दार कैसे बन गया, लेकिन जायरस ने कहा कि वह गद्दार नहीं है, वह यह सब रानी को आने वाले खतरे से बचाने के लिए कर रहा है। ग्रे उसे भी मना नहीं कर सकी, इसलिए उसने उसकी इच्छा भी स्वीकार कर ली। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसने एक रूप बदलने वाले शेप शिफ्टर को ढूंढना शुरू किया। लॉस्ट लैंड्स में उसे कुछ डरे हुए शिकारी दिखाई दिए जो एक गुफा में किसी अज्ञात चीज को मारने की कोशिश कर रहे थे। वह वही राक्षस था जिसे रानी ढूंढ रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसके बाद हम राजा को देखते हैं जो किसी अज्ञात बीमारी के कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। रानी उससे नफरत करती थी और सत्ता पर कब्जा करने की उसकी चाहत ने उसके आखिरी दिनों को और भी दर्दनाक बना दिया था। इतना ही नहीं, रानी ने उसके जिंदा रहते ही किसी और से प्यार करना शुरू कर दिया था, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बोझ था। एक दिन जब वह उससे मिलकर महल से जा रहा था तो पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पहचान पूछी, लेकिन नशे में धुत बोझ ने उन्हें मार डाला और आसानी से महल से निकल गया। ग्रे एक ऐसे शिकारी की तलाश में थी जो उसके साथ लॉस्ट लैंड्स जा सके। वह सबसे पहले बोझ के पास गई और उसे कहा कि वह उसके लिए काम करे, लेकिन बोझ ने कहा कि वह यहाँ ताश खेलने आया है, बात करने नहीं। ग्रे को वही आदमी चाहिए था, इसलिए उसने उसके साथ एक खेल खेला। बोझ को लगा कि वह आसानी से जीत जाएगा, इसलिए उसने अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। लेकिन जब वह अपना सारा पैसा हार गया तो उसका सारा नशा उतर गया। उसने ग्रे से पूछा, तुम लॉस्ट लैंड्स क्यों जाना चाहती हो? उसे यह नहीं पता था कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एलिस ने उससे कहा कि वह एक ऐसे आदमी की तलाश में है जो अपनी आत्मा बदल सकता है और वह वहीं रहता है, इसलिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। काफी समझाने के बाद आखिरकार बॉयस उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है चर्च के लोग उस पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि एलिस का दुश्मन ऐश अभी भी जिंदा था। वह बॉयस के दो मुंह वाले सांप को मार देता है और अपने लोगों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। किसी तरह वे दोनों वहां से बच निकलते हैं, लेकिन अपने पालतू सांप की मौत से बॉयस बहुत गुस्से में था। दूसरी ओर हम चर्च के पादरी को देखते हैं जो गुलामों को संदेश देता है कि यही चर्च शहर में शांति बनाए रखता है और लोगों की रक्षा करता है। हम भगवान के दूत हैं और हमारा काम है उन लोगों को डराना जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और पाप करते हैं। जो कोई भी चर्च के नियमों को मानने से इनकार करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद ऐश वहां आता है। पादरी उससे कहता है कि उस जादूगरनी की वजह से लोगों में हिम्मत आ रही है, अब वे उनसे डरते नहीं हैं। जो भी कभी हमारे खिलाफ जाएगा वह अपना विश्वास बदल सकता है। उसने उस दिन तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और पूरे चर्च को सबके सामने शर्मिंदा किया, इसलिए उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दूसरी ओर हम बॉयस को देखते हैं जो अपने लिए एक नया सांप ढूंढ रहा था। उसे
अपना पसंदीदा सांप तो नहीं मिला, लेकिन ग्रे ने उसकी खराब बंदूक ठीक कर दी। अगले दिन की यात्रा के लिए उसे आराम की जरूरत थी, इसलिए वह सोने चला जाता है। रात देर में जब ग्रे जागती है तो उसे पता चलता है कि बॉयस ने उसे एक जंगली जानवर से बचाया था। वह कहती है, अगर तुम मर गए तो मुझे नुकसान होगा, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, ठीक है? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अगले दिन वे दोनों एक ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंचते हैं जहां बॉयस के पुराने दोस्त रहते थे। उन्होंने उनका खुले दिल से स्वागत किया और उस रात वे वहीं रुकने वाले थे। बॉयस कहता है कि हमें आगे जाने के लिए ट्रेन पकड़नी होगी, लेकिन वहां बहुत खतरा है। तभी उसकी दोस्त मारा वहां आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वह पूछती है, तुम्हारे सफर में ये लड़की कौन है? क्या तुम उसे पसंद करते हो? बॉयस कहता है, नहीं, मैं बस उसके लिए काम करता हूँ। वह किसी खास चीज की तलाश में है जो बहुत खतरनाक है। अगली सुबह वह अपने दोस्त से विदा लेता है और दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर ऐश अब भी उनका पीछा कर रहा था। जब रानी को पता चला कि चर्च ने जादूगरनी को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा है तो उसने पूछा, तुमने किससे कहा था उसे भेजने के लिए? हमें यहाँ उन लोगों की जरूरत है। लोग धीरे धीरे हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। ये सुनकर पादरी समझ गया कि उसने जरूर जादूगरनी से कोई इच्छा मांगी होगी, लेकिन वह राजा के जिंदा रहते कुछ कह नहीं सकता था। उसने मेलान से कहा कि शहर में यह अफवाह है कि अब इस साम्राज्य का कोई वारिस नहीं बचा है। बाहर के लोग सोचते हैं कि अब इस साम्राज्य पर कोई दावा करने वाला नहीं है, लेकिन रानी ने तुरंत इस बात को नकारते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। राजा के वंश का एक व्यक्ति अभी भी जिंदा है और वही अगला राजा बनेगा। इसके बाद पादरी अपनी मौत से पहले जादूगरनी से यह इच्छा करता है कि उसे जल्द से जल्द मार दिया जाए ताकि रानी की इच्छा कभी पूरी न हो सके। उधर ऐश जल्द ही उस ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंच जाता है और वह वहां के आदमी से उस लड़के का पता पूछता है। सब कुछ जानने के बाद वह उसे जला देता है, मार डालता है और जानकारी लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बॉयस और ग्रे वैली के दूसरे छोर पर जाने के लिए उसके दोस्त साइरस के पास पहुंचते हैं, जो एक चांदी के सिक्के के बदले लोगों को उस पार ले जाया करता था। वहां सन्नाटा देखकर बॉयस ने साइरस को आवाज दी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाकर उसने देखा कि साइरस की लाश रस्सी से झूल रही थी। ग्रे तुरंत समझ जाती है कि उनसे पहले यहाँ कोई आ चुका है। इससे पहले कि वे खतरे को पूरी तरह समझ पाते, ऐश के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस बार सबकी आंखों पर चश्मे थे, जिसकी वजह से ग्रे उन पर अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। बॉयस से कहा गया, उसे हमारे हवाले कर दो, उस पर अच्छा इनाम है। लेकिन बॉयस अपने उसूलों पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैंने पहले ही उससे पैसे ले लिए हैं, तो फिलहाल मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐश को पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए उसने अपनी दूसरी चाल चली। बॉयस ने देखा कि उसका पुराना दोस्त उनके कब्जे में था। उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह यातना दी थी। ऐश उसके सामने ही उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद बॉयस गुस्से से भर जाता है और अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। वह ऐश पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है। वे रस्सी से बने पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से ऐश के लोग उनका पीछा कर रहे थे। किसी तरह लड़ते हुए जब वे दूसरे छोर के पास पहुंचने वाले थे, तभी ऐश ने अपने लोगों से रस्सी काटने को कहा। जैसे ही रस्सी टूटी, उनका वाहन सीधा जाकर दूसरी पहाड़ी से टकरा गया। ग्रे तुरंत ऊपर चढ़ गई, लेकिन बॉयस नीचे ही फंसा रह गया। उसने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तभी ऐश ने उसे जिंदा देखकर कहा और उसने पहाड़ी की दूसरी तरफ से बॉयस की पीठ पर गोली चला दी। उससे पहले कि दूसरी गोली उसे मार पाती, ग्रे ने अपने स्नाइपर से निशाना लगाकर ऐश को कुछ देर के लिए भटका दिया। बॉयस ने पूछा, तुमने दूसरी गोली क्यों नहीं चलाई? इस पर ग्रे ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। इसके बाद ग्रे ने बॉयस के शरीर से गोली निकाल दी। दर्द की वजह से बॉयस कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि ग्रे ने उसके घाव को ठीक कर दिया था। दूसरी ओर वहां अब कोई नहीं था। उधर रानी के महल में जब राजा अपनी हालत से थोड़ा संभला तो ब्राइस ने उसे बताया कि रानी गर्भवती है। उसने राजा को सच्चाई बताई कि यह बच्चा उसका नहीं है, बल्कि मारा और बॉयस का है, और वह सबको यह कहकर उसे नया राजा बनाएगी कि यह तुम्हारा ही बच्चा है। सच्चाई बताने के बाद रानी ने उसे मार डाला और इस बच्चे का राज भी उसके साथ ही दफन हो गया। इधर बॉयस और ग्रे सुरक्षित रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि ऐश उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। जल्दी पहुंचने के लिए उन्हें मजबूरन एक शॉर्टकट लेना पड़ा, लेकिन आगे का रास्ता उनके लिए खतरनाक था। वे दोनों एक खंडहर पड़े टावर में पहुंच गए। बॉयस ने तुरंत ग्रे को एक घेरे में खड़े होने को कहा और उसके चारों ओर काफी सारा तेल फैला दिया। रात होते ही अचानक उस टावर की लाइट जल उठी और तब पता चला कि वहां राक्षस रहते हैं। उन्होंने एक साथ उन पर हमला कर दिया, लेकिन उनके चारों तरफ जलती हुई आग ने उन्हें सुरक्षित रखा। कुछ राक्षसों ने उन तक पहुंचने के लिए एक छोटा पुल बना लिया, लेकिन तभी एक बैरल में विस्फोट हुआ और वे सब दूर जाकर गिर पड़े। उनका नेता ऊपर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। वह सीधे उस घेरे में कूद पड़ा और ग्रे का गला पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब इसके अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वह उसे मारने ही वाला था, तभी ग्रे ने उसकी आंखों में वार किया और उसे अपनी पकड़ में ले लिया। सारे राक्षस जलकर राख हो गए, लेकिन ग्रे भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। बॉयस ने कहा, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, वे तुम्हें जानते हैं। ग्रे ने बताया कि ये लोग उसकी वजह से ही राक्षस बने हैं। कई साल पहले उन्होंने उससे खजाने की इच्छा मांगी थी, और जब वे यहां पहुंचे तो उन्होंने उस श्रापित खजाने को छू लिया, और तभी उनका यह हाल हो गया। दूसरी ओर पादरी सबको बताता है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब उसके आने वाले वंश को ही इस राज्य पर अधिकार है।
यह कहते हुए उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने रानी को सामने नहीं आने दिया। सबको नए राजा के सामने झुकने के लिए कहा गया और जो नहीं झुका उसे मार दिया गया। गुस्से में पादरी बोला, आज एक सड़क का आवारा मुझे मारने की बात कर रहा है। एक बार वह जादूगरनी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे अपने हाथों से फांसी दूंगा। इधर बॉयस और ग्रे अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ग्रे ने कहा, अब तुम यहां से लौट सकते हो, आगे का रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। उस राक्षस को पकड़ते हुए तुम मर सकते हो। बॉयस को पता चल गया था कि वह एक पापी है, इसीलिए उसे रानी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वह चाहता तो वापस लौट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके साथ आगे बढ़ता रहा। उधर महल में रानी अपनी जीत से खुश थी। वह जायरस के साथ अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसने कहा, तुम्हें पादरी को मारना होगा, वह हमारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। जायरस ने उसकी बात मानी और पादरी को बेरहमी से मार डाला। इसी बीच लॉस्ट लैंड्स के किसी अनजान किनारे पर बॉयस और ग्रे एक सुरंग से आगे बढ़ रहे थे। भीड़ से उन्हें पता चला कि ऐश अब उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। जैसे ही उनकी ट्रेन सुरंग में पहुंची, ऐश ने ग्रे को डरी हुई भीड़ के बीच खड़ा देखा। उसे पकड़ने के लिए उसने अपने लोगों को ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब बॉयस की एक चाल थी। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर आई, ऐश ने देखा कि आगे की पटरी टूटी हुई है। उसकी ट्रेन सीधे घाटी में गिर गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। अब रात करीब थी, इसलिए ग्रे ने बिना समय गंवाए आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार ग्रे अपनी मंजिल तक पहुंच गई। वहां उसने वही गुफा देखी जो उसने अपने सपनों में देखी थी। चारों तरफ उन लोगों की कब्रें थीं जिन्होंने उस राक्षस को मारने की कोशिश की थी। बॉयस ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम यहां से वापस चली जाओ। जब उसने उसे चांदी का कपड़ा निकालते देखा तो बोला, चारों तरफ देखो, चांदी उसकी कमजोरी है, लेकिन उसे मारने के लिए यह काफी नहीं है। चांद निकलने ही वाला था, तभी बारिश शुरू हो गई। ग्रे ने कहा, लगता है उसके आने का समय हो गया है। तभी पता चलता है कि वह राक्षस कोई और नहीं बल्कि खुद बॉयस है। वह कहता है, तुमने क्या सोचा? मुझे कुछ पता नहीं, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे लगा तुम सच बताओगी, लेकिन देखो तुमने क्या किया। तुम मुझे यहां लाई ताकि मुझे मार सको। इस दौरान बॉयस धीरे धीरे राक्षस में बदलने लगता है। वह खुद पर काबू खो देता है और ग्रे पर हमला कर देता है। लेकिन ग्रे कोई आम इंसान नहीं थी। वह उसकी आंखों पर वार करती है और उसे गहराई में गिरा देती है। कई कौवे उसे घेर लेते हैं और जैसे ही वह उन पर हमला करता है, वे गायब हो जाते हैं। सामने खड़ी ग्रे उसे बार बार चोट पहुंचाती है। उसकी ताकत भी ग्रे के छल के सामने बेकार हो जाती है। जल्द ही बादलों ने चांद को ढक लिया, जिससे बॉयस फिर से इंसानी रूप में लौट आया। उसकी ताकत छीनने के लिए उसका राक्षस बनना जरूरी था, इसलिए ग्रे ने बादलों के हटने का इंतजार किया। बॉयस को पता चलता है कि ग्रे ने उसके शरीर में चांदी का सिक्का डाल दिया है, जो उसके लिए जहर की तरह काम कर रहा है। जैसे ही ग्रे उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, बॉयस उसे रोककर कहता है, तुम सबकी इच्छाएं पूरी करती हो, मेरी भी एक इच्छा है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। ये सुनकर ग्रे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, हाँ, मैं सबकी इच्छाएं पूरी करती हूँ, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में हर चीज का एक दूसरा पहलू होता है। बताओ, तुम मुझे इसके बदले क्या दे सकते हो? बॉयस ने कहा, सब कुछ जो तुम चाहो। जैसे ही चांद की रोशनी बॉयस पर पड़ी, वह फिर से राक्षस में बदलने लगा, लेकिन उससे पहले ही ग्रे ने उसे मार दिया, उसकी खाल निकाल ली और वहां से चली गई। जब वह वापस लौटी तो सभी गुलाम खुशी से दौड़ पड़े। ग्रे ने जायरस को उस राक्षस की खाल दी और कहा कि रानी से कहो कि वह इस पर उसके खून की कुछ बूंदें डालकर इसे पहन ले और सो जाए। अगली सुबह उस राक्षस की सारी शक्तियां उसमें आ जाएंगी। जायरस ने कहा, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मैंने कहा था कि रानी की इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये क्या है? ग्रे ने जवाब दिया, मैं अभी जिंदा हूं क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। तुम रानी को चाहते थे, इसलिए तुम उस आदमी को रास्ते से हटाना चाहते थे जिससे वह प्यार करती थी। वह अब मर चुका है और यही उसका अंजाम है। जब रानी को पता चला कि जादू के कारण बॉयस मर गया तो वह रोने लगी। बॉयस उसके बच्चे का पिता था, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। जायरस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह एक राक्षस था। देखो, उसने तुम्हें क्या बना दिया है। यह सुनकर रानी गुस्से में आकर उसे मार देती है। जिस ताकत के लिए उसने यह सब किया था, आखिर में वह अपने लालच को छोड़ देती है। उस राक्षस को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। जैसे ही ग्रे महल से बाहर निकलती है, हजारों गुलाम महल में घुस जाते हैं। वे राजा के सैनिकों को मार देते हैं और सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकलता है, उसकी रोशनी उस राक्षस पर पड़ती है और वह जलकर राख हो जाता है। उसकी चिंगारियां उड़कर बॉयस की कब्र तक जाती हैं और उसे फिर से जिंदा कर देती हैं। इस तरह ग्रे ने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। हर किसी को वह मिला जो वह चाहता था, लेकिन हर इच्छा की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। बॉयस ग्रे से अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना चाहता था। उसने उसे ढूंढा और मारने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि इस नरक जैसी दुनिया में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। नफरत के बावजूद उन्होंने साथ काम करने का फैसला किया। अंत में हम देखते हैं कि वे दोनों लॉस्ट लैंड्स की सबसे खतरनाक जगहों की ओर एक साथ जा रहे हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।